नेक्स्ट क्वेश्चन के ये कहता है 1.99 if the gas vapor is allowed to expand through a very minute aperture then such a process is known as। जब भी कोई माइन्यूट अपर्चर से बाहर निकलता है और वो एक्सपैंड होता है then such a process is known as थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, गैस वेपर इज अलाउड टू एक्सपैंड थ्रू ए वेरी माइन्यूट अपर्चर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोटलिंग प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। कह रहा है इफ द फ्लूइड एक्सपैंड सडनली इनटू द वैक्यूम थ्रू एन ऑरिफिस ऑफ लार्ज डायमेंशन। अगर वैक्यूम में एक्सपैंड हो रहा है वो चीज़ और वो चारों तरफ इंसुलेटेड है, तो हम फ्री एक्सपेंशन में भी देखे थे। फ्री एक्सपेंशन में ये बात देखे थे कि जब भी कोई चीज़ फ्रीली एक्सपैंड होता है और वो वैक्यूम में जाता है तो उस वक्त वो कोई भी वर्क डेवलप नहीं कर पाता है और वो चारों तरफ से इंसुलेटेड रहता है, तो कुछ वहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र भी नहीं होता है। तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस के दौरान कौन सा प्रॉपर्टी रिमेन्स कॉन्स्टेंट होता है, तो ये तो हम लोग जानते हैं एंथैल्पी होता है, फिर भी देख लेते हैं। थ्रोटलिंग प्रोसेस में हम लोग ये जानते हैं कि मान लीजिए कि एक डक्ट है, डक्ट में नैरो अपर्चर है, माइन्यूट अपर्चर है, इसके थ्रू अगर कोई चीज़ फ्लो कर रहा है तो उस वक्त अगर हम इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएं तो ओपन सिस्टम के केस में तो हमको मिलेगा H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q, इतना इनकमिंग एनर्जी, आउट गोइंग एनर्जी H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस W। क्योंकि हम जान रहे हैं कि वर्क का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जीरो कर दीजिए। हीट का कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है, हीट भी जीरो हो गया। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल नेग्लेक्ट कर दिए तो हमको मिला H1 इज इक्वल टू H2। जितना एनर्जी आ रहा था उतना ही एनर्जी जा रहा है। तो कह रहा है कि इस दौरान जब माइन्यूट टेम्परेचर से कोई चीज़ जाता है तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का दोनों ड्रॉप होता है। होता है तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब थ्रोटलिंग प्रोसेस हाईली इरिवर्सिबल। फ्री एक्सपेंशन इज ऑल्सो एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर ये मे भी रिवर्सिबल और मे नॉट बी रिवर्सिबल, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर बात करें हम हाइपरबोलिक फंक्शन यानी आइसोथर्मल प्रोसेस और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ये भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा रिवर्सिबल जो होगा वो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक होगा, क्योंकि कार्नो साइकिल एक रिवर्सिबल साइकिल होता है, उसमें 2 आइसोथर्मल होता है और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल वैसा प्रोसेस जो रिवर्सिबल है, कम्प्लीटली रिवर्सिबल है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोथर्मल या एडियाबेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें फॉलोइंग प्रोसेस इरिवर्सिबल कौन सा है, तो थ्रोटलिंग इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। थ्रोटलिंग इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट कहता है इन ऑर्डर दैट द साइकिल इज रिवर्सिबल फॉलोइंग मस्ट बी सेटिस्फाई। अगर रिवर्सिबल है तो कौन कौन सेटिस्फाई होगा, तो रिवर्सिबल होगा तो फ्री एक्सपेंशन तो इरिवर्सिबल हो गया। फ्रिक्शन रिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। व्हेन हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड एंड टेम्परेचर ऑफ हॉट सोर्स एंड वर्किंग सब्सटेंस शुड बी सेम। व्हेन हीट इज बीइंग रिजेक्टेड टेम्परेचर ऑफ कोल्ड सोर्स एंड वर्किंग सब्सटेंस शुड बी सेम। तो ऑल ऑफ द एबव। इन ऑर्डर दैट अ साइकिल इज रिवर्सिबल कब होगा, फ्री देखिए रिवर्सिबल का मतलब जब भी आता है, रिवर्सिबल वर्ड जहाँ कहीं भी आता है तो रिवर्सिबल को हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं।
एक होता है इंटरनली रिवर्सिबल, दूसरा होता है एक्सटर्नली रिवर्सिबल। इंटरनली रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि अंदर में कहीं भी फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, और दूसरा होता है एक्सटर्नली रिवर्सिबल। एक्सटर्नली रिवर्सिबल का मतलब होता है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर बी बोलता है कि व्हेन हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड द टेम्परेचर ऑफ हॉट सोर्स एंड वर्किंग सब्सटेंस शुड बी सेम, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। फिर बोलता है व्हेन हीट इज बीइंग रिजेक्टेड, तो भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। इन दो बात इसमें बात बोल रहा है। फ्री एक्सपेंशन अलग चीज़ हो गया। फ्री एक्सपेंशन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन उसमें ये बात जोड़ा है कि फ्रिक्शन रिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन, वैसा एक्सपेंशन जिसमें फ्रिक्शन रिस्ट्रिक्टेड है, या कंप्रेशन प्रोसेस शुड नॉट बी इनकाउंटर्ड। तो ये फ्री एक्सपेंशन जो है वो इनकाउंटर्ड नहीं होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस में ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि फॉर ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट बॉडी एंड वर्किंग सब्सटेंस शुड बी जीरो। टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सटर्नली रिवर्सिबल के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? जीरो। नेक्स्ट क्या है? मिनिमम वर्क ऑफ कंप्रेशन इज पॉसिबल व्हेन द वैल्यू ऑफ एडियाबेटिक इंडेक्स n इज गिवन इक्वल टू n कितना के बराबर होगा? तो कंप्रेशन के दौरान मिनिमम वर्क होगा। तो हम लोग ये पहले से जानते हैं कि एरिया अंडर पीवी डायग्राम इज नोन एज वर्क ट्रांसफर। एरिया अंडर पीवी डायग्राम इज नोन एज वर्क ट्रांसफर। अगर हम वर्क ट्रांसफर की इसको थोड़ा गौर करें तो ये जो प्रोसेस है ये n इज इक्वल टू 1, ये प्रोसेस जो है n इज इक्वल टू गामा है। ये यहाँ से इस तरह ये प्रोसेस जो है ये एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यही प्रोसेस कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है ऊपर की तरफ। एरो इसमें ऐसा है, कंप्रेशन को ये इंडिकेट करता है। यहाँ से इस तरफ हीटिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ से यहाँ तक कूलिंग को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हीट एडेड हीट रिजेक्टेड। ऊपर में हीट एडेड हीट रिजेक्टेड, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन करना हो तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन करना हो तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। उसी तरह कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन करना हो तो इस तरफ जाएगा, और कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन करना हो तो इस तरफ जाएगा। उसी तरह कंप्रेशन करना हो तो एडियाबेटिक कंप्रेशन n इज इक्वल टू गामा, एडियाबेटिक कंप्रेशन ऊपर की तरफ, आइसोथर्मल कंप्रेशन इधर, और एक्सपेंशन की बात करना हो तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन ये वाला और आइसोथर्मल एक्सपेंशन ये वाला। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि कौन से प्रोसेस में मिनिमम वर्क, कौन सा प्रोसेस में जब कंप्रेशन हो रहा है तो मिनिमम वर्क लगेगा। तो मिनिमम वर्क लगेगा तो इस कर्व के नीचे कम एरिया होगा, इस कर्व के नीचे ज़्यादा एरिया होगा। तो हम कह सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में कंप्रेशन जो होगा वो आपका मिनिमम होगा, कंप्रेसिव वर्क जो होगा वो मिनिमम कंप्रेसिव वर्क लगेगा, क्योंकि इस ग्राफ ये जो लाइन इंडिकेट करता है आइसोथर्मल को इंडिकेट करता है। तो n इज इक्वल टू अगर 1 होगा तो उस पर्टिकुलर केस में आपका वर्क जो होगा मिनिमम होगा। लेकिन वही अगर एक्सपेंशन में पूछता कि एक्सपेंशन में कौन वाला कम होगा, तो एक्सपेंशन में आपका दिख रहा है कि इन दोनों में कंपेयर खाली करते हैं हम, तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में कंपेयर करते हैं। तो एडियाबेटिक में वर्क का जो ट्रांसफ़र होगा वो कम होगा, वो आइसोथर्मल में ज़्यादा होगा। लेकिन अगर चारों में कंपेयर करते हैं तो हम जानते हैं कि वर्क होता है कांस्टेंट वॉल्यूम में जीरो, क्योंकि इस ग्राफ के नीचे कोई भी एरिया नहीं बनता है। लेकिन इस ग्राफ के नीचे कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन के दौरान ये प्रोसेस है, मतलब एक्सपेंशन के दौरान भी कह सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर है, लेकिन एक्सपेंशन हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो हीट एडिशन ही होगा। तो कहने का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर अगर एक प्रोसेस है, सिंपली कांस्टेंट प्रेशर है, तो उस केस में वर्क डन आपका मैक्सिमम होगा। अगर आइसोथर्मल है तो उससे कम होगा, एडियाबेटिक है तो उसमें और कम होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो उसमें और कम होगा। तो ये एक्सपेंशन में इस तरह से देखेंगे। लेकिन यही चीज़ अगर हमको इधर देखना होता तो यहाँ भी हमको दिखता कांस्टेंट प्रेशर में आपका वर्क डन मैक्सिमम होता, लेकिन यहाँ पर आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में चेंज हो गया। आइसोथर्मल में आपका एरिया अंडर दिस कर्व जो है वो कम है, और एडियाबेटिक में थोड़ा ज़्यादा एरिया मिलेगा। इस लाइन के नीचे तो कोई एरिया ही नहीं बन रहा है, इसलिए कौन से वॉल्यूम में यहाँ पर चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, दोनों ही केस में इसमें कोई एरिया नहीं बन रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आइसोथर्मल के केस में आपका मैक्सिमम वर्क का ट्रांसफ़र होगा कंप्रेशन के दौरान। तो कंप्रेशन के दौरान
द मिनिमम वर्क इन कंप्रेशन, मिनिमम वर्क इन कंप्रेशन कहाँ होगा? तो आइसोथर्मल के नीचे। मिनिमम वर्क कहाँ होगा? आइसोथर्मल के नीचे। तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 यहाँ है, मतलब यहाँ 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक ऐसे बढ़ा है n का वैल्यू, और यहाँ पर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ऐसे बढ़ा है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 2 kg ऑफ सब्सटेंस रिसीव 500 किलो जूल एंड अंडरगो ए टेम्परेचर चेंज 100 से 200, द एवरेज स्पेसिफिक हीट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले भी किए हैं हम लोग इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 108 ये बोलता है कि m इज इक्वल टू 2 kg है, हीट q इज इक्वल टू 500 किलो जूल है, अंडरगो ए टेम्परेचर चेंज डेल्टा t जो है वो 100 से 200 मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो स्पेसिफिक हीट क्या होगा? तो हम जानते हैं Q बराबर m c डेल्टा t, हमको c चाहिए। Q का वैल्यू 500 किलो जूल रखा हुआ है, मास इज इक्वल टू 2 kg रख दीजिए, c का वैल्यू निकालना है। टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस 100 ही रख दीजिए, डायरेक्ट केल्विन में कन्वर्ट कीजिए तो भी डिफरेंस 100 ही आएगा, तो 100 केल्विन। c का वैल्यू यहाँ सबको मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 0 कैंसिल हो गया, 5/2 यानी कि 2.5 किलो जूल पर केजी केल्विन, 2.5 किलो जूल पर केजी केल्विन, केजी केल्विन। बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, सी का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है द स्पेसिफिक वर्क इनपुट ड्यूरिंग द कंप्रेशन साइकिल फ्रॉम P1 टू P2 इफ द कंप्रेशन इज आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में कितना वर्क डन होता है ये आपको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो P1 V1 इज इक्वल टू RT1, P2 V2 इज इक्वल टू RT2। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो राइट साइड पूरा दोनों बराबर हो गया, तो राइट से बराबर तो लेफ्ट साइड बराबर, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 कह सकते हैं। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि डेल Q माइनस डेल W इज इक्वल टू DU, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल Q माइनस डेल W इज इक्वल टू DU, डेल Q इज इक्वल DU प्लस डेल W। टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए CP dt 0, तो डेल Q जितना हीट का ट्रांसफर होगा उतना ही वर्क का ट्रांसफर होगा, डेल Q इज इक्वल डेल W। डेल W हम निकाल सकते हैं PdV से, PdV अप्लाई करेंगे, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो P इज इक्वल C बाई भी यहाँ रख दी, तो C ln V2 बाई V1। C जो है कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट कितना के बराबर है? तो PV के बराबर है। P1 V1 बोलिए या P2 V2 बोलिए, या आप P1 V1 इज इक्वल टू RT1 बोलिए या RT2 बोलिए, जो बोलना है सो बोलिए। तो P1 V1 रख दिए यहाँ पर, C की जगह P1 V1, उसको ln V2 बाई V1, V2 बाई V1 कितना बराबर? तो यहाँ से V2 बाई V1 निकालेंगे तो P1 बाई P2 निकलेगा, तो P1 V1 ln V2 बाई V1 इज इक्वल टू P1 बाई P2। दिस इज द करेक्ट आंसर, P1 V1 ln P2 बाई P1। इंट्रोपी निकालना होगा तो चेंज इन इंट्रोपी S2 माइनस S1 1 to 2 डेल Q बाई T, इस तरह से लगाएंगे तो 1/T डेल Q जो वैल्यू वही मिलेगा, जो हीट है वही वर्क है, तो डेल Q वैल्यू रख देंगे। टेम्परेचर को टर्म में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, तो MR ln V2 बाई V1। कह रहा एयर इज कंप्रेस्ड फ्रॉम द एटमोस्फेरिक कंडीशन टू 7 ATA प्रेशर को कंप्रेस कर रहा है, इन विच द केस द हीट ट्रांसफर विल बी मिनिमम। किस केस में हीट ट्रांसफर मिनिमम होगा? तो हम ऐसे भी जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर मिनिमम होता है हमारा, 0 के बराबर होता है, हीट ट्रांसफर 0 के बराबर होता है। बाकी सारा जो है आइसोथर्मल, पॉलीट्रोपिक या आइसोकोरिक, ये सारा प्रोसेस में है जो हीट ट्रांसफर जो है वो एडियाबेटिक से कम तो नहीं होगा, जो भी होगा कुछ भी हीट ट्रांसफर होगा एडियाबेटिक से कम नहीं होगा। तो अगर हम इसको उसी तरह ग्राफ बना के हम देखें तो ये ग्राफ हमारा तैयार होता है, इसको देख करके P और V के डायग्राम को देख करके ये ग्राफ हम बनाए हैं। ये हीट ट्रांसफ़र जब कभी पूछा क्वेश्चन में तो हीट ट्रांसफ़र के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हीट ट्रांसफर हम जान रहे हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस यहाँ पर ये लाइन है, आइसोथर्मल ये लाइन है, और कांस्टेंट प्रेशर ये लाइन है, और कांस्टेंट वॉल्यूम ये लाइन है। इसके हिसाब से जो भी एरिया होगा, अगर हीटिंग होगा तो इस तरफ जाएगा, कूलिंग होगा तो इस तरफ आएगा। कूलिंग मतलब हीट रिजेक्शन, मतलब कूलिंग इस तरफ बाएं तरफ है, कूलिंग इस तरफ है तो हीटिंग। ऊपर जा रहा है तो कंप्रेशन, नीचे जा रहा है तो एक्सपेंशन, इसमें उल्टा।
इस पिछला केस में क्या था, कंप्रेशन ऊपर जा रहा था, यहाँ भी कंप्रेशन ऊपर जा रहा है और एक्सपेंशन नीचे। ठीक उसी तरह कंप्रेशन यहाँ भी ऊपर नीचे। तो यहाँ से देख करके हमको ये पता चलेगा कि एडियाबेटिक एडियाबेटिक प्रोसेस जो भी है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में प्रेशर तो राइज हो रहा है। इस 2 पॉइंट को कंसिडर करिए तो प्रेशर तो राइज हो रहा है, प्रेशर राइज हो रहा है, लेकिन प्रेशर राइज होने के बावजूद जो हीट का ट्रांसफर जो हो रहा है यहाँ पर वो 0 हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ को देख करके जब पूछा जाए एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या होगा, कंप्रेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, हीटिंग होगा तो क्या होगा, हर एक केस में हम बता सकते हैं कि किसमें हीट ट्रांसफर मिनिमम होगा, हीट ट्रांसफर मैक्सिमम होगा। हीट ट्रांसफर मिनिमम इन एडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट ये बोलता है 1 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट ए प्रेशर ऑफ 10 kg/cm² इज अलाउड टू एक्सपैंड फ्रीली। फ्रीली जब एक्सपैंड हो रहा है तो वर्क डन तो 0 होगा ही ना, इतना डेटा से क्या मतलब है, वर्क डन इज इक्वल 0, फ्री एक्सपेंशन मतलब 0। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ एनी परफेक्ट गैस एट इतना प्रेशर एंड इतना टेम्परेचर वैल्यू। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जो भी होगा वॉल्यूम पर मोल, वॉल्यूम पर किलोमोल, किलोग्राम नहीं किलोमोल। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास प्रेशर दिया हुआ है 600 × 10⁻³, टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। अगर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम बात करें तो वॉल्यूम पर मोल, यहाँ से अगर पी वी इज इक्वल टू NRT हम देखें तो P इज इक्वल टू मतलब P इस साइड चला जाएगा, N यहाँ आ जाएगा तो V/N निकालना है, RT/P से हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम बटा में मोल। वॉल्यूम बटा मोल में R का वैल्यू होता है 8.314, टेम्परेचर का वैल्यू 300 केल्विन, प्रेशर 600 × 10⁻³ Nm/m²। ये सारा वैल्यू SI यूनिट में रखा हुआ है, सबको हम काट देंगे। काटने के बाद जो हमको मिलेगा वो क्या चीज़ मिलेगा, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, आंसर में मीटर क्यूब, और मोल का किलो मोल। सब यूनिट देख करके तो 4.157 आएगा, 4.17 मीटर क्यूब पर किलो मोल, 4.17 मीटर क्यूब पर किलो मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है द गैस इज कंप्रेस्ड इन ए सिलेंडर बाय ए मूविंग पिस्टन टू ए वॉल्यूम ऑफ 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस 300 किलो जूल हीट लेफ्ट द गैस एंड इंटरनल एनर्जी रिमेन्स सेम, द वर्क डन क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई कीजिए, हीट इतना है तो वर्क भी इतना ही होगा, कुछ करना नहीं है इसमें क्योंकि इंटरनल एनर्जी 0 है, इंटरनल एनर्जी रिमेन्स सेम, सेम टू चेंज इंटरनल एनर्जी 0। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई कीजिए, हो जाएगा। जैसे यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम जानते हैं डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू, इंटरनल सेम है, इसका मतलब डी यू इज इक्वल टू U2 माइनस U 0। तो यहाँ से हमको मिला कि डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू, और डेल क्यू जो है -300 किलो जूल लेफ्ट हो रहा है, तो वर्क डन जो होगा वो -300 जूल, लेकिन वर्क ऐड होता है तो इसका मतलब नेगेटिव, इसलिए इसका नेगेटिव 300 × 10⁻³ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द लॉ पी वी टू द पावर गामा इज नॉट एप्लीकेबल फॉर। ये जो एडियाबेटिक का है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस कब ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन टरबाइन तो यहाँ एप्लीकेबल होगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, आइडियल कंप्रेशन ऑफ एयर यहाँ भी एप्लीकेबल होगा, एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ एयर यहाँ भी एप्लीकेबल होगा, फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। तो फ्री एक्सपेंशन में हम बात किए थे, थोड़ा पहले दिखाए थे कि यहाँ पर हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस का कोई भी क्वेश्चन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस ही होगा इसका। फॉर मोर इफेक्टिव वे ऑफ इंक्रीजिंग इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन का इफिशियंसी होता है 1 - T2/T1, 1 - T2/T1 इफिशियंसी होता है कार्नोट का 1 - T2/T1, T2 विद लोअर टेम्परेचर, T1 विद हायर टेम्परेचर। तो कैसे ये बढ़ेगा, मोर इफेक्टिव वे टू इंक्रीजिंग इफिशियंसी बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका, इसको अगर हम बढ़ा देते हैं तो ये पूरा टर्म घट जाएगा, लेकिन इसको हम घटा देते हैं अगर, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब कि इसको अगर घटाएंगे हम T2 को, मतलब लोअर टेम्परेचर को और डिक्रीज करेंगे तो इफिशियंसी बढ़ जाएगा, डिक्रीज लोअर टेम्परेचर। नेक्स्ट है एंट्रोपी चेंज डिपेंड अपॉन,
हीट ट्रांसफर। एंट्रोपी चेंज डिपेंड अपॉन हीट ट्रांसफर, क्योंकि हम जानते हैं डेल क्यू बाई टी रिवर्सिबल प्रोसेस को डी एस, एंट्रोपी चेंज डिपेंड अपॉन हीट ट्रांसफर पे डिपेंड करता है। ठीक है। फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी इज, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में चेंज इन एंट्रोपी, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो चेंज इन एंट्रोपी कितना हो जाएगा, कांस्टेंट अगर है, एंट्रोपी चेंज नहीं कर रहा है तो चेंज इन एंट्रोपी कितना हो जाएगा, 0। 17 का सी, क्योंकि हम ऐसे जानते हैं कि डेल क्यू बाई टी इज इक्वल टू डी एस। रिवर्सिबल है तो इसके लिए, रिवर्सिबल के लिए इक्वेशन, एडियाबेटिक मतलब हीट का ट्रांसफर 0, हीट का ट्रांसफर जैसे 0 तो डी एस क्या मिला हमको 0, डी एस का 0, किसी का डिफरेंशिएशन 0 तब होता है जब एस क्या है, कांस्टेंट है, और एस अगर कांस्टेंट है मतलब चेंज इन एंट्रोपी क्या हो गया 0, मतलब कि चेंज इन एंट्रोपी डी एस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है आइसोखोरिक प्रोसेस 1। आइसोखोरिक प्रोसेस क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में नो मैकेनिकल वर्क डन बाय द सिस्टम, नो मैकेनिकल वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि हम जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू होता है पी डी वी। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के बाद बोला, वॉल्यूम जिसमें कॉन्स्टेंट होगा तो एटम 0 हो गया, तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 मिला। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इसमें डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 मिला। नेक्स्ट बोलता है पॉलीट्रोपिक इंडेक्स क्या होता है, तो पॉलीट्रोपिक इंडेक्स यानी एन। तो पॉलीट्रोपिक का फॉर्मूला हमको पता है, पी वी टू द पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो पॉलीट्रोपिक इंडेक्स P1 V1 टू द पावर n और P2 V2 टू द पावर n बोल सकते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तो लॉग अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा लॉग P1, n जो है ऊपर से नीचे आ जाएगा, प्लस n लॉग V1 इज इक्वल लॉग P2 प्लस n लॉग V2। P को एक तरफ कर दीजिए तो ln P1 बटा में P2, n बाहर करके हम ऐसे कर सकते हैं ln V2 माइनस V1 को ln V2 बाई V1। ये n जो है n इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, माइनस अगर बाहर निकालते हैं तो ln P2 बाई P1 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस बाहर निकालते हैं तो ln V1 बाई V2 हो जाएगा। माइनस कैंसिल करेंगे, दिस इज द आंसर। ये ध्यान रखें, P2 बाई P1 भी V1 बाई V2, V1 बाई V2, ऑप्शन नंबर ए। When the gas flow through a very long pipe, जब बहुत लंबा पाइप में कोई चीज़ फ्लो कर रहा है, then the flow is approximately, जब बड़ा लंबा पाइप में कोई चीज़ फ्लो कर रहा है, जाहिर बात है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर भी चेंज करेगा। प्रेशर भी, गैस है तो प्रेशर, वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है। एडियाबेटिक मतलब हीट का ट्रांसफर होना ही है, बहुत लंबा देर तक हीट का ट्रांसफर होगा ही। आइसेंट्रोपिक हो सकता है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो अगर रिवर्सिबल मान ले उसको हम, तो हम उसको कह सकते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। नाउ द वर्क डन इन द एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1, इज द वर्क डन, P इंटू V2 माइनस V1। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एन एक्सपेंशन प्रोसेस एज पर लॉ PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कौन सा प्रोसेस है, तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कौन सा, कैसा ग्राफ बनता है, तो ग्राफ बनता है ऐसा, तो दिस इज हाइपरबोलिक फंक्शन, तो हाइपरबोलिक एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। नेक्स्ट है अंडर आइडियल कंडीशन, अगर आइडियल कंडीशन है मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा है, तो आइडियल कंडीशन में आइसोथर्मल हो गया, आइसोबेरिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया एंड एडियाबेटिक प्रोसेसेस आर, सब रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। सारा का सारा क्वासी आइडियल कंडीशन में, चाहे कोई भी प्रोसेस है, आइडियल कंडीशन की बात कर रहा है मतलब वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक मीन्स रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मीन्स फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, ये दो बात। नेक्स्ट बोलता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में बी एक्सप्रेस्ड एज T2 बाई T1 कितना होगा, तो T2 बाई T1 होता है, हम तीन के इक्वेशन ये पहले भी बता चुके हैं, अभी फिर से देख लीजिए। P2 बाई P1 ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन है। P2 बाई P1 इज इक्वल टू V1 बाई V2, P2 V2 मतलब इनवर्स से रिलेटेड है। P2 बाई P1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 टू द पावर गामा, T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 टू द पावर गामा माइनस 1, T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 इज इक्वल टू गामा माइनस 1 बाई गामा। तो इसमें
अगर 2 यहाँ तो 2 यहाँ, 1 यहाँ तो 1 यहाँ, 3 एक्सप्रेशन याद रखना है ना। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ये बोलता है कि T1/T2, तो P1/P2 ये तो होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा। अब ऑप्शन बुक में दिया है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, मतलब ई नंबर ऑप्शन दिया है आंसर में, लेकिन यहाँ पर किया क्या है कि इसको लिखना था ऐसा V2/V1, तो यहाँ माइनस कर दिया, ऐसा सीधा कर दिया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक, V2/V1 टू द पावर गामा -1, तो ये और बी दोनों होगा, क्योंकि तो हम जानते हैं कि T2/T1 इज इक्वल V1 V2, तो T1/T2 इज इक्वल टू V2/V1 टू द पावर गामा, तो T1/T2 V2/V1 टू द पावर गामा -1, मतलब 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट प्रोसेस बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस में भी हम लोग देखे थे इंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट रहता है, इंथैल्पी है जो कांस्टेंट रहता है। ये जो ग्राफ का जब बात कर रहा है, ये ग्राफ हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये ग्राफ पहले भी देख चुके हैं। ये कंप्रेशन के लिए है, कंप्रेशन के लिए है, क्योंकि इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, और इस पॉइंट के लिए हम लोग जानते हैं इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, इस पॉइंट से इधर कंप्रेशन को डिनोट करता है। तो आपसे ये पूछा गया है कि कर्व ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो कर्व ए कौन सा है, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस को कर्व ए रिप्रेजेंट करता है। कर्व बी को किसको रिप्रेजेंट करता है, तो कर्व बी जो होगा वो इसके बीच से पास होगा, तो इसके बीच से पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, तो और कर्व सी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ये ध्यान रखना है। तो कर्व ए किसको, तो एडियाबेटिक को, सी नंबर ऑप्शन। कर्व बी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो कर्व बी रिप्रेजेंट करता है पॉलीट्रोपिक, Pb टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। कर्व सी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो कर्व सी जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस डी को रिप्रेजेंट करता है, आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट करता है। When the liquid boils at constant pressure, जब किसी लिक्विड को कांस्टेंट प्रेशर में हम बॉयल करते हैं, जब किसी लिक्विड को हम कांस्टेंट प्रेशर में बॉयल करते हैं, द फॉलोइंग पैरामीटर इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज करता है। जब कोई चीज़ बॉयल होता है तो इसका अगर हम ऐसा डायग्राम देखेंगे, TS प्लॉट देखेंगे, बॉयल होता है तो यहाँ से यहाँ सीधा जाएगा, तो इस दौरान ना टेम्परेचर चेंज होता है ना प्रेशर चेंज होता है, दोनों के दोनों चेंज नहीं होता, लेकिन इंट्रोपी चेंज हो रहा है। जो बॉयलिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर बॉयलिंग एंड हुआ, इसको सेचुरेटेड लिक्विड बोलते हैं, इसको सेचुरेटेड वेपर बोलते हैं, इसको वेट जोन बोलते हैं, इसको ड्राई जोन बोलते हैं, इस जोन को हम बोलते हैं सुपर हीटेड जोन। तो इस दौरान एंट्रोपी इंक्रीज हुआ, इस दौरान क्या हुआ, एंट्रोपी इंक्रीज हुआ, एंट्रोपी इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट बोलता है मैक्सिमम वर्क बाय एन एक्सपेंशन ऑफ गैस इन ए क्लोज सिस्टम is possible when the process takes place at constant। maximum work by the expansion of gas in a closed system is possible। maximum work कब possible है, तो maximum work का बात कर रहा है, और भी expansion के दौरान। तो expansion में हम पहले बता चुके हैं कि expansion यहाँ पर, ये PV डायग्राम देखिए, expansion यहाँ expand हो रहा है, तो expansion, तो इस ग्राफ के नीचे का एरिया मैक्सिमम होगा। तो एरिया अंडर एनी कर्व इन PV डायग्राम, तो इसके अंडर का जितना कर्व होगा सबसे ज़्यादा एरिया किसका मिलेगा, तो कांस्टेंट प्रेशर का। तो एक्सपेंशन के दौरान जो मैक्सिमम एरिया होगा, मैक्सिमम वर्क डन जो होगा वो कांस्टेंट प्रेशर का होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर हमको मैक्सिमम वर्क डन देगा एक्सपेंशन प्रेशर। विच इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द एंथैल्पी, एंथैल्पी के लिए क्या सही नहीं है, तो एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर इन वॉल्यूम प्रोडक्ट, ये होता है। It is the sum of heat transfer during the constant pressure process। It is the same as the heat transfer during the constant, हाँ ये भी होता है, हम पहले ही बता चुके हैं। CP को जब डिफाइन किए थे पीछे में, तो उस समय यही बताए थे, तो किसके बराबर नहीं होता है। तो ये कहता है इट इज ए फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम का बात नहीं है, इट इज ए फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेस कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो यही होता है, लेकिन ये नहीं होता कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम नहीं है। नेक्स्ट ये बोलता है कि इफ़ H इज़ द हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम टू डू वर्क W विथ चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U, हीट को हम H से डिनोट किए हैं, तो हम फर्स्ट लॉ लिखते हैं, डेल Q माइनस डेल W इज इक्वल टू डी यू। डेल Q को हम H लिख रहे हैं, तो H माइनस डेल W इज इक्वल टू डी यू। तो H इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर Q प्लस डेल्टा W, यहाँ से H इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल W।
नेक्स्ट बोलता है हीट एनर्जी स्टोर्ड इन ए गैस एंड यूज फॉर राइजिंग टेम्परेचर ऑफ गैस इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। क्योंकि हम जानते हैं कि हीट एनर्जी कहीं भी स्टोर्ड इन ए गैस एंड यूज टू रेजिंग टेम्परेचर, जिसकी हीट एनर्जी का यूज काहे के लिए कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी जो होता है इसका ऑप्शन से पता चल जाएगा, थर्मल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो हीट जो भी स्टोर होता है गैस में उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी ही बढ़ता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मतलब टोटल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देता है, मतलब इट इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी बोलता है कि एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फर्निसेस द रिलेशनशिप बिटवीन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू। ये हीट और वर्क के साथ साथ उसके इंटरनल एनर्जी को रिलेट करता है। तो कह सकते हैं हम कि हीट, वर्क एंड प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम को रिलेट करता है। कह रहा है चेंज इन इंथैल्पी ऑफ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, DH बराबर CP dt, DH बराबर CP dt। तो ये जो DH बराबर CP dt आया, जब हम CP स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पिछले क्लास में बताया था, तो हम CP लिखे थे डेल क्यू बाय डेल एम डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल क्यू बाय डेल एम जो था वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमको DH के बराबर मिला था। तो DH यहाँ पर रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हीट है और इंथैल्पी जो दोनों का दोनों आपस में बराबर है, कब, कांस्टेंट प्रेशर में, तब। ठीक है, तो चेंज इन इंथैल्पी ऑफ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर रिवर्स प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। कह रहा है इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है du इज इक्वल टू CV dt। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dt जीरो, तो मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, मतलब u इज इक्वल टू कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगा। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द क्लोज सिस्टम is equal to heat transferred if the reversible process takes place as change in internal energy of the closed system is equal to heat transfer of the reversible process takes place at constant volume। हम जिस तरह से यहाँ पर CP को रिलेट किए हैं उसी तरह CP के लिए हम जब लिखे थे तो लिखे थे डेल क्यू बाई डेल एम डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये पहले बताया जा चुका है। डेल CP जो डेल क्यू बाई डेल एम डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये जो होता है वो CP होता है, और डेल क्यू बाई डेल एम हम जब फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई किए थे तो यहाँ पर हमको डेल क्यू बाई डेल एम मिला था DU के बराबर, DU बाई DM के बराबर मिला था। तो DU इज इक्वल टू मिला CV dt पर यूनिट मास के लिए। तो हम कह सकते हैं कि डेल क्यू E के बराबर है कब, जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तब कांस्टेंट वॉल्यूम में।